अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर केसेस के बारे में, जैसे कि युजवेंद्र चहल, अभी उन्होंने शायद 60 करोड़ एलिमनी मनी दी है। उसके बाद मोहम्मद शमी के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, उस केसेस के बारे में भी बात करेंगे। हार्दिक पांड्या, पहले तो ये कि उनकी जो कंपेनियन है वो भी ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है कमाने में, उनकी जो कंपेनियन है वो भी सक्षम है कमाने में, लेकिन उसके बावजूद उनको एलिमनी मनी या फिर मेंटेनेंस देना पड़ा। उसके बारे में अगर आप बात करना चाहें तो कुछ। देखिए, सबसे पहले तो आपने युजेंद्र चहल जी का जो केस बताया, उसके अंदर क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा वो कोर्ट ने एलिमनी ग्रांट नहीं किया है, वो उन्होंने म्यूचुअल डाइवोर्स लिया है। ओके। वहाँ पे उनकी म्यूचुअल डाइवोर्स जब हम लेते हैं तो उसमें दोनों ही पार्टीज का एग्रीमेंट होता है, सेटलमेंट होती है कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो डाइवोर्स ग्रांट ले रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो कितनी उनकी एलिमनी रहेगी या नहीं रहेगी, अगर कोई चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, कस्टडी किसी एक के पास रहेगी और विजिटेशन राइट दूसरे के पास रहेगा या नहीं रहेगा, उन जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी, अगर कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो बॉय चाहता है कि अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो वो सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है। तो जैसे कि आपने बताया अभी युजेंद्र चहल जी के केस के बारे में, तो इस केस में उन्होंने अपनी म्यूचुअल डाइवोर्स उन्होंने लिया है, तो उसमें उन्होंने जो एलिमनी दी है, और ये 60 करोड़ का तो आई थिंक र्यूमर है कि 60 करोड़ एक्चुअल में जो अमाउंट था वो 4.75 करोड़ है। तो ये इतना अमाउंट उन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से दिया है। जब म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ है तो उन्होंने सेटलमेंट करा है और उसके अकॉर्डिंग उनका चला है। लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में लड़के ने दिया है, लड़के ने ही क्यों दिया? लड़की म्यूचुअल कंसेंट में तो ये ऐसा होना चाहिए कि या तो हम दोनों नहीं लेंगे तभी म्यूचुअल हुआ, या फिर लड़की, अगर ऐसा देखा जाए तो लड़की वो वहाँ पे अब तभी तो म्यूचुअल कंसेंट है, वो उनकी इनकम है। कई बार ऐसा होता है कि बॉयज जो हैं वो चाहते हैं कि हमें कोर्ट केसेस में नहीं फंसना, हमें सिर्फ डाइवोर्स लेना है, तो हमें जो भी लेन देन करके, एक्चुअल भाषा में ये यूज करते हैं कि कुछ भी लेन देन करके और मैडम खत्म करवा दो या सर खत्म करवा दो इस केस को। तो वहाँ पे बॉयज की खुद की चाहत होती है कि हम पैसे दें और हम उसको केस को इसको खत्म कर दें। हमने कितने भी डाइवोर्स ऐसे भी कराए हैं कि जहाँ पे लड़की बच्चा भी रख रही है, जो कस्टडी है चाइल्ड की वो बच्चे के पास भी है, बट लड़की नहीं चाहती कुछ पैसा, वो सिर्फ डाइवोर्स चाहती है और लड़का देना भी नहीं चाहता, लड़का डाइवोर्स ही नहीं दे रहा है लड़की को। तो वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट जो उनका होता है, जो सेटलमेंट होती है, वो बिना पैसों की भी होती है। ओके। बात कर लेते हैं मोहम्मद शामी के बारे में। अभी रिसेंट में दोबारा से उनकी वाइफ जो है वो अपनी जो मेंटेनेंस है वो बढ़ाने के लिए तो वापस से उन्होंने केस फाइल की है। इसके बारे में क्या करेंगे? क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे जब मोहम्मद शमी का केस फाइल हुआ था तो उनकी वाइफ को जो मेंटेनेंस मिली थी वो 1.30,000 थी, बट आफ्टर दैट उन्होंने फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसकी अपील फाइल की, ऑर्डर को चैलेंज किया, तो वहाँ पे उनको जो मेंटेनेंस मिली थी वो 2.50 तो डॉटर के लिए थी उनकी, और 1.50 जो थी वो उनके लिए थी, उनकी वाइफ के लिए थी। बट अब वो उससे भी अब आप ये डिफरेंस देखेंगे कि इनिशियल स्टेज पे तो इतना कम मेंटेनेंस था उनको, वहीं पे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया तो उनका जो गैप था मेंटेनेंस का वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ, वो जो मोहम्मद शमी थी उनकी लाइफस्टाइल को देख के, उनको किस तरीके से रहते हैं, उनकी क्या इनकम है, ये सब चीज, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक इनकम एफिडेविट फाइल होता है, तो उसमें सब चीजों के फैक्टर्स लिखे जाते हैं। तो कोर्ट का एक सेट फॉर्मूला है कि आप कोर्ट उस फॉर्मूले से चलता है कि हस्बैंड किस तरीके की इनकम है उसकी, कैसे लाइफस्टाइल को वो जी रहा है। अगर हस्बैंड जो है उसका लाइफस्टाइल तो 10 लाख पर मंथ का है और वाइफ को सोच रहा है कि मैं 50,000 पर मंथ दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ये देखता है कि जिस टाइम पे आप शादी में थे, जब आप साथ में रहते थे, तो आपकी जो लाइफ थी वो किस तरीके की थी, जो वुमेन थी, जो वाइफ थी, उसकी लाइफ भी किस तरीके की थी, वो अपनी लाइफ को किस तरीके से जी सकती थी। तो हमारा कोर्ट ये बोलता है कि जैसा हस्बैंड वाइफ को जैसा हस्बैंड अपनी लाइफ को जी रहा है, सिमिलरली वो अपनी वाइफ को भी वैसा ही रखे, वैसे ही मेंटेनेंस दे। अच्छा, अगर किसी की अब आज अगर वो करोड़ों कमा रहे हैं, कल को और ज्यादा कमाएंगे, तो क्या मेंटेनेंस ऐसे बढ़ती चली जाएगी? जी, मॉडिफाई होती रहती है वो, जैसे उनकी सैलरी, अगर वो अभी ज्यादा कमा रहे हैं बाद में कम कमाएंगे तो वो मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन वो भी फाइल कर सकते हैं कि हाँ, मेरी सैलरी पहले इतनी थी, तब आपने मुझे इतनी इनकम मेंटेनेंस ग्रांट की थी, बट अब मेरी सैलरी जो है वो इतनी हो गई है, तो अब मेरे को मेरी मेंटेनेंस को कम कर दिया जाए। और सिमिलरली केस में अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड की इनकम इंक्रीज हुई है तो वो वहाँ पे वाइफ मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन डालती है। अब बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक पांड्या ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने अपने जितने भी एसेट अपनी मम्मी के नाम पे लिए हैं, मुझे तो मैं कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अब उनके केसेस में उन्होंने भी एलिमनी मनी दी है या फिर मेंटेनेंस शायद वो दे रहे हैं, उनका बेटा भी है,
तो ऐसा होता है क्या कि मेरे जितने भी एसेट है मैंने अगर अपनी मम्मी के नाम या फिर किसी और के नाम पे ले लिए तो उसमें मुझे अपनी वाइफ को कुछ नहीं देना पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओनरशिप तो कभी भी वाइफ क्लेम ट्रांसफर नहीं नहीं कर होती, सकती, ना हाँ। ट्रांसफर कर सकती है। हम्म, तो ऐसे केसेस में अगर मदर के नाम पे है तो उनकी जो एक्चुअल इनकम अभी आ रही है और वाइफ उसमें भी ये भी प्रूफ करेगी कि जो मदर के नाम पे उन्होंने ली है, तो अगर उसके जो हार्दिक पांडे जी हैं जैसे उनके, तो उनके अकाउंट स्टेटमेंट चेक की जाएगी। वाइफ ऐसे कुछ प्रूफ लेके आएगी कि जो मदर के नाम पे जो वो लिया गया वो सारा जितना भी उसमें पैसा लगा था वो सारा तो इन्हीं का था। तो ओनर सिर्फ माँ है, वैसे जो एक्चुअली है वो जिसने परचेज किया है वो है प्रॉपर्टी को। तो जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं डिवोर्स के, लड़कों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। आपको क्या लगता है या फिर आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि लड़कों के पास कौन कौन से राइट्स हैं जो उनको नहीं पता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई वुमेन है जो उनकी वाइफ है वो उनको छोड़ के जाती है और वो धमकी देती है कि मैं क्रुएलिटी का केस डालूंगी, डाइवोर्स का केस डालूंगी, या सो मैनी केसेस हैं उनके पास कि वो फाइल करेंगी। तो जो हस्बैंड है अगर वो अपनी वाइफ को वापस बुलाना चाहता है तो वो सेक्शन 9 का केस डलवाए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 9 के केस में क्या होता है, हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ वापस आकर रहे। उसमें एक पेटिशन कोर्ट में फाइल होती है, वो कोर्ट को बोलता है कि मेरी वाइफ को बुला दिया जाए और मैं अपनी वाइफ को अच्छे से रखूंगा, मेंटेन करके रखूंगा और जो भी चीज़ें रहता है। तो जब लड़का पहले ही केस फाइल करता है और फिर लड़की उसके बाद में केस फाइल करती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती है, क्रुएलिटी का केस करती है, तो एज एन एविडेंस लड़का वो वहाँ पे उस केस को भी दिखा सकता है कि मेरी इच्छा तो इसको बुलाने की ही थी और मैं इसको बोल भी रहा था कि आ जाए, और लड़की कोर्ट में आती है और लड़की आके डिनाई कर देती कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो वहाँ पे लड़के के पास ये भी स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है कि ये ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं इसको मेंटेन नहीं करूंगा। लड़की को ये रीजन, सफिशिएंट रीजन कोर्ट को देना पड़ेगा कि किस कारण से वो लड़के के साथ नहीं रहना चाहती है। अगर वो सफिशिएंट रीजन देती है कि मेरे पास ये रीजन है कि मैं इसलिए नहीं रह सकती, तब कोर्ट वहाँ पे उसको मेंटेनेंस ग्रांट करेगा वाइफ को, अदरवाइज वो बॉय के फेवर में चला जाएगा, हस्बैंड के फेवर में चला जाएगा। क्रुएलिटी है तो नहीं देना पड़ेगा उसको। अगर हस्बैंड के साथ, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि उसके पास अगर वो 100 नंबर पे कॉल करता है, कंप्लेंट करता है, अगर हस्बैंड के साथ भी क्रुएलिटी हो रही है, उसके पास ये सारे प्रूफ्स हैं, तो वो कोर्ट में जब मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल होएगी या डाइवोर्स केस अगर वो लड़की फाइल करती है तो वो उसमें वहाँ पे सब प्रूफ्स लगा सकता है कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इसको मेंटेन क्यों करूँ। और ऐसे केसेस में डाइवोर्स भी लड़का पहले फाइल कर सकता है कि मेरे अगेंस्ट भी क्रुएलिटी हुई है तो मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तीसरी चीज़, आपके अगेंस्ट कोई केसेस फाइल हुए हैं, केस फाइल हुए, 498 का केस मानते हैं हम, 498 का केस फाइल हुआ, आप एक्विटल हो गए, आपको कन्विक्शन नहीं हुई कि केस झूठा था, आप तभी तो एक्विटल हुए। उसके बाद में लड़का क्या कर सकता है, डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है जो अपनी वाइफ है उसके ऊपर, कि वाइफ ने सोसाइटी के अंदर ये र्यूमर फैलाया कि लड़के ने मारपीट की, क्रुएलिटी की, ये किया, उसकी इमेज तो ब्रेक डाउन हुई ना वहाँ पे सोसाइटी में, तो वो उसको डिफेम किया गया। उसके जो फ्रेंड सर्कल, आजकल ये भी देखा गया सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेसबुक, इंस्टा पे जो वाइफ है वो उसके फ्रेंड सर्कल में सबको मैसेज करके बोल देती है, तो वो मैसेज एज एविडेंस यूज़ कर सकते हैं कि लड़की ने उसको डिफेम किया है सोसाइटी में, और वो डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट में। तीसरी चीज़ इसमें, अगर वाइफ जैसे अपनी जॉब छुपा रही है या हस्बैंड को पता है कि उसके पास ये सोर्स है इनकम का, कोई रेंटल सोर्स है या कुछ भी ऐसा, या कोई प्रॉपर्टी है, तो जैसे उसने इनकम एफिडेविट फाइल किया, उसके अंदर उसने झूठ बोला और वो जो हस्बैंड है उसको पता है कि इसने ये चीज़ें झूठ बोली हैं और वो उसका प्रूफ लेके आ सकता है, तो वो परजुरी का केस या फिर आपका 348 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बना सकता है कि कोर्ट में भी झूठ बोला, ठीक है, और परजुरी का केस बन सकता है। तो ये सारे राइट्स जो हैं वो बॉयज़ के पास भी अवेलेबल रहते हैं। राइट।